नमस्कार, करियर लॉन्चर के वीकली बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति सागर। आज हम कुछ बातें करेंगे कुछ नए नए न्यूज़ के बारे में, तो चलिए चर्चा करते हैं। पहला जो न्यूज़ है, पहले हम तीनों के बारे में बात कर ले, हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहला हम करेंगे आज इंडियाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में कुछ चर्चा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे जल्लीकट्टू पे, जो कि एनिमल टेमिंग एक्सपोर्ट है, उसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 के बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। पहला हमारा इंडियाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, पहले ये समझने की ज़रूरत है। बेसिकली ये एनवायरमेंट फ्री हाइड्रोजन होगा जिसको प्रोड्यूस किया जाएगा और इसको एज हम कह सकते हैं ऑल्टरनेट फ्यूल के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ऑल्टरनेट फ्यूल इसलिए क्योंकि अभी हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर अगर हम इसको इस्तेमाल करने लग जाए या हम इस पर शिफ्ट हो जाए, तो जो भी कार्बन एमिशंस है बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, तो उन या व्हीकुलर एमिशन जिसको हम बोलते हैं, वो व्हीकुलर एमिशन में एकदम गिरावट आ जाएगी, क्योंकि जो ग्रीन हाइड्रोजन का बाय प्रोडक्ट है वो वाटर वेपर है। और जो पेट्रोलियम्स है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड पेट्रोलियम्स है जो कि व्हीकल्स में इस्तेमाल होती हैं, तो उसके एमिशन पे कार्बन का कंटेंट बढ़ता है, पर्टिकुलेट मैटर्स का कंटेंट बढ़ता है, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो गर्म हो जाता है। क्या है ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? ये एक मूव है हमारे ग्रीन फ्यूचर की तरफ। हम अग्रसर होंगे हमारे ग्रीन फ्यूचर की तरफ, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का अनाउंसमेंट किया है। और इसके साथ साथ जो ये अनाउंसमेंट है, इस अनाउंसमेंट का मतलब ये है कि हम जो हमारा इंडिया है उसको ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ एक गोल के तरीके से हम इस पे अग्रसर होंगे या इस पे हम काम करेंगे। तो ये गोल हमें अचीव करनी है, टू मेक ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। इंडिया क्या होगा? इंडिया को एक तरीके से इंडिया का ये गोल है कि इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन हब का प्रोड्यूसर बन जाए। इसके साथ साथ ये मिशन एम करता है प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जो कि तकरीबन 5 मिलियन मीट्रिक टन इन अ ईयर हमें प्रोड्यूस करना है बाय 2023। इसका टारगेट ईयर रखा गया है। इसके साथ साथ जो एम्पावर्ड ग्रुप्स हैं वो इसका हिस्सा रहेंगे, जिसमें की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की भागीदारी होगी। तो इन लोगों के संरक्षण में, इन लोगों के अंदर रह करके इसके प्रोडक्शन पे काम किया जाएगा। इसके साथ साथ इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को पहले ही अप्रूव कर दिया था यूनियन कैबिनेट ने ऑन 4 जनवरी दिस ईयर, जिसका एक्सपेंडिचर बजट रखा गया है 90,744 करोड़। ये काफ़ी अपने आप में बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा इसमें बजट भी काफ़ी अच्छा खासा लिया गया है। तो हमें प्रोड्यूसर बनना है एट द वर्ल्ड लेवल बाय 2030। हमें एक सेट टारगेट तक उसका प्रोडक्शन करना है और उसको यूज़ में भी लाना है। इसके साथ साथ इसमें जो एम्पावर्ड ग्रुप्स हैं, एम्पावर्ड ग्रुप्स नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए जो लोग काम करेंगे, जिसका जो इसके जो हेड होंगे वो कैबिनेट सेक्रेटरी रहेंगे, जिसके साथ साथ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो इसमें उनकी हिस्सेदारी होगी। साथ साथ नीति आयोग के CEO वो भी इसमें अपना कुछ ना कुछ ओवरव्यू देंगे, और सेक्रेटरीज ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, सो दे ऑल विल बी मेंबर्स ऑफ दिस मिशन प्लान। इसके साथ जो ये ग्रुप है, ये लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे स्टीयरिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन के लिए। साथ साथ ये अपना गाइडेंस देंगे, प्रोग्राम को मॉनिटर करेंगे, इसके प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे, और जो भी पॉलिसीज़ हैं ताकि हम उसको और इम्प्रूव कर सके, उसके लिए इनका रिकमेंडेशंस भी दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मिशन की, उसको अचीव करने में हम कितने सक्षम हो पाते हैं या हम उसमें किस तरीके से काम कर पाते हैं, तो ये पूरा एक ओवरव्यू ये एक्सपर्ट मिनिस्ट्री या एक्सपर्ट पैनल के थ्रू किया जाएगा। इसके साथ में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन एडवाइजरी ग्रुप की बात करूं तो कौन है ये एडवाइजरी ग्रुप? ये जितने भी हमने एक्सपर्ट ग्रुप की बात की, उनके अलावा ये एडवाइजरी ग्रुप होगा जो कि एडवाइस देंगे। क्या क्या होगा? इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के, वो शामिल होंगे। इसके साथ इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी, ये सभी लोग इस एडवाइजरी ग्रुप का हिस्सा होंगे, जो एम्पावर्ड ग्रुप के साथ साथ या हम कह सकते हैं कि ये लोग एम्पावर्ड ग्रुप को एडवाइस करेंगे साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड मैटर्स को लेकर के, जो कि इस मिशन में कहीं ना कहीं लाभदायक है। रिसर्च की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मेथड्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, ये सारा कुछ एडवाइजरी ग्रुप एम्पावर्ड ग्रुप को या एम्पावर्ड पैनल को सजेस्ट करेगा। इसके तहत ये लोग इस पर काम करेंगे।
तो ये ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से जो हमने भी डिस्कस की है। अब आगे हम बढ़ते हैं जल्लीकट्टू की तरफ। जल्लीकट्टू अभी हाल ही में इसको शुरुआत हम कह सकते हैं कि इस सीज़न में जल्लीकट्टू का जो स्पोर्ट है उसको कंडक्ट किया गया। कहाँ कंडक्ट किया गया? तो इसको भी मदुरई डिस्ट्रिक्ट में इसको कंडक्ट किया गया था, या अभी इसकी शुरुआत हुई थी। सो ये एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है जिसको अलग अलग हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि एरो थाज्वुवुथिल, ये किसका नाम है। इसके साथ साथ मानकू विरुतु, ओके, मानकू विरुतु ये इसका दूसरा नाम है। इसके साथ ये पोंगल सेलिब्रेशन का हिस्सा होता है। पोंगल जो कि न्यू ईयर हम कह सकते हैं, न्यू इंसेप्शन कह सकते हैं। सो जैसे अभी हमने हाल ही में मकर संक्रांति मनाई है, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, ये न्यू सीजन क्रॉप्स को लेकर के ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ ये हार्वेस्टिंग सीजन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। और कहीं ना कहीं जब वेदर में कुछ चेंजेस आते हैं, मतलब ये नेचुरल या नेचर डिपेंडेंट कुछ फेस्टिवल्स हैं। सो पोंगल भी उसमें से एक है जो साउथ इंडिया में सेलिब्रेट होता है, और जल्लीकट्टू उसी फेस्टिवल का हिस्सा है जिसको ऑन द डे ऑफ मट्टू पोंगल कह सकते हैं हम उसको, उस पर सेलिब्रेट किया जाता है। सो जल्लीकट्टू एक स्पोर्ट है, हम कह सकते हैं खेल है, जिसमें बुल टेमिंग की जाती है। मतलब किसी भी बुल को या जो भी जल्लीकट्टू में जिन बुल्स का इस्तेमाल किया जाता है उसको क्राउड में छोड़ दिया जाता है। क्राउड में छोड़ने पे वो कहीं ना कहीं बेकाबू हो जाता है और वो कोशिश करता है कि हार्म करे उसे। एक्चुअली एनिमल साइकोलॉजी यहाँ पे समझने की ज़रूरत होती है। एनिमल को लगता है कि इतने सारे भीड़ में मुझे छोड़ दिया है तो मुझे इन लोगों से बचना है। इसके लिए वो क्या करता है, वो खुद को बचाने के लिए दूसरों को हार्म करता है। अब यहाँ पर ये किस तरीके का खेल है कि यहाँ पे कुछ टेमर्स होते हैं, जो टेमर्स इस बुल को टेम कर लेगा, इतने सारे क्राउड में उसको संभाल लेगा, वो इसमें जीत जाता है, या कुछ कम समय में उसको संभाले तो उनकी इसमें जीत होती है। तो एक तरीके से ये बुल को कंट्रोल करने का एक गेम है। तो इस जो ये स्पोर्ट है इसको कई सारे लोकेशंस पे कंडक्ट किया गया, या हम कह सकते हैं कि कई सारे जगहों पर इसको मनाया गया है, जिसमें कि अवनीपुरम, पालमेडु और अनंगानल्लूर, ये कुछ प्लेसेस हैं जहां पर इसको सेलिब्रेट किया गया था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, एक मनकुथल प्रोसेस है। सो मनकुथल प्रोसेस क्या है? सो जल्लीकट्टू के शुरू होने से पहले मनकुथल प्रोसेस होता है। क्या होता है इस मनकुथल प्रोसेस में? यहाँ पर बुल को, जो बुल इस स्पोर्ट का हिस्सा होता है, उसको ट्रेन किया जाता है। उसमें कुछ स्किल्स डेवलप किए जाते हैं, जैसे कि उसको अपने हॉर्न से कैसे डिग करना है, या फिर जो सरफेस है उसको वेट कर दिया जाता है, उसके बाद उसको डिग कराया जाता है। तो इस तरह की कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। सो बुल को एक तरीके से अटैक के लिए प्रिपेयर किया जाता है जब भी कोई उसको पकड़ने की कोशिश करे। सो जब पकड़ने की या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो बुल को इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो उसको हार्म करे, और फिर जो कंट्रोलर होगा या जो स्पोर्ट्समैन होगा वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है मनकुथल प्रोसेस। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंस है जल्लीकट्टू का वो क्या है? इंपॉर्टेंस है, ये स्पोर्ट एक तरीके से ट्रेडिशनल वे है जो प्योर ब्रीड होती हैं बुल्स को, उसको प्रिजर्व करने की, या नेटिव बुल्स के ब्रीड को प्रिजर्व करने की फॉर द पेजेंट कम्युनिटी। देखिए, हम कह सकते हैं ये प्राइमरी सेक्टर के कुछ एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चर, पैस्टरलिज्म। सो पैस्टरलिज्म एक तरीके से काफ़ी इमर्जिंग पहले भी रहा है ये, लेकिन अभी इमर्जिंग है क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर काफ़ी सारा ध्यान देना शुरू कर दिया है। हमारा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, तो इसके लिए मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए काउ का या फिर काउस की, बुल्स की ब्रीड्स की भी बहुत ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो नेटिव बुल्स हैं उनके ब्रीड को प्रिजर्व करने के लिए इस तरीके के जो स्पोर्ट्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है एक ट्रेडिशनल वे के तहत। इसके साथ साथ हाल ही में कैटल ब्रीडिंग एक आर्टिफिशियल प्रोसेस बन के रह चुका है। सो ये भी इसका एक हिस्सा है। और कॉन्जर्वेशनिस्ट इसमें कुछ अपनी दलीलें देते हैं कि जल्लीकट्टू एक बेस्ट वे है मेल एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने का। और इसके साथ साथ ये बेसिकली जो मेल एनिमल्स होते हैं इनका समझा जाता है हमारी सोसाइटी में कि ज़्यादा कुछ खास ज़रूरत नहीं होती है, तो उनको कहीं ना कहीं बीफ प्रोडक्शन, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बीफ इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर इनके मीट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। तो उनको किलिंग से या उनके मैसेकर से उनको बचाने के लिए इस तरह के कुछ स्पोर्ट्स में उनको हिस्सा दिलवाया जाता है ताकि उनकी लाइफ को बचाया जा सके। अगर उनकी एट द टाइम ऑफ या एक पूरे नेचुरल प्रोसेस के साथ जब वो ओल्डर एज में आते हैं उनकी डेथ होती
होती है तो पूरे सही तरीके से इनका जैसे जो भी लास्ट राइट्स होती हैं उनको करके उनको किया जाए, तो इस तरीके से उनको एक प्रॉपर राइट्स दिए जाते हैं, इसलिए उनकी लाइफ को बचाया जाता है और उनको इन स्पोर्ट्स पे लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक ट्रेडिशन को बचाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। तो ये कुछ कॉन्जर्वेशनिस्ट का कहने का उनके कुछ व्यूज हैं इसके ऊपर। चलिए, सो ये था जल्लीकट्टू के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में कंडक्ट होता है, इस साल भी डेवोस में कंडक्ट किया जा रहा है। तो क्या है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मीटिंग जो इसकी इस साल की जो मीटिंग है 2023 की, वो डेवोस में होगी। जनवरी 16 से इसका शुरुआत हो रहा है। यहाँ पर वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स हैं, बिग लीडर्स हैं, उन सभी को एक साझा मंच दिया जाता है या एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ पर कुछ इमर्जिंग इश्यूज़ के बारे में वो डिस्कशंस करते हैं। जैसे अभी जो इमर्जिंग इश्यूज़ है वो क्या है? रशिया यूक्रेन वॉर या ग्लोबल इन्फ्लेशन, क्लाइमेट चेंज, दीज आर सम ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज जिससे पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं लड़ रहा है, उसको फेस कर रहा है। तो ये भी कुछ टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या इंपॉर्टेंट स्फीयर्स हैं जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लीडर्स इस पे कुछ डिस्कशंस करेंगे। साथ साथ इस साल का जो थीम है वो है कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड एंड जो इसका कंक्लूजन है इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 का, जनवरी 20 को इसको कंक्लूड कर दिया जाएगा। सो इस थीम को कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड, ये कहीं ना कहीं से एक मैसेज देता है कि हम आज एक फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड में रह रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल है रशिया यूक्रेन वॉर, जहाँ पे जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट लीडर्स हैं उनका कहीं ना कहीं एक बैक स्टेज रोल देखने को मिल रहा है, लेकिन फ्रंट साइड रोल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो वर्ल्ड इज नाउ अगेन डिवाइडेड। तो उसको एक साथ लाने के लिए या एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कुछ हम इम्पोर्टेंस देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन फोकस ऑफ द डिस्कशंस जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हिस्सा बनने वाली हैं वो क्या है? सो पहला है डिस्कशंस जो कि फोकस करती हैं शॉर्ट टर्म चैलेंजेस को। क्या है शॉर्ट टर्म चैलेंजेस? वो है जो ग्लोबल रिसेशन है 2003 में, उसके रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जाए, तो इसके ऊपर डिस्कशन होगा। इसके साथ साथ ग्लोबल एफर्ट टू टैकल क्लाइमेट चेंज। सो ग्लोबल एफर्ट को किस तरीके से और बढ़ाया जाए या क्या एफर्ट्स किए जाएं सभी कंट्रीज को एक साथ मिल करके, जिससे क्लाइमेट चेंज के इशू को टैकल कर सके या उसको मिनिमाइज कर सके। इसके साथ साथ जो एनर्जी क्रंच हो रहा है बिकॉज ऑफ यूक्रेन्स वॉर, यूक्रेन रशिया वॉर, उस एनर्जी क्रंच से भी कैसे खुद को बचाया जा सके। इसके साथ जो रशिया पे सैंक्शंस लगाए गए हैं यूक्रेन के साथ वॉर की वजह से, उन सैंक्शंस पे भी इसमें कुछ चर्चा की जाएगी। इसके अलावा यूक्रेन का डोमिनेशन था लास्ट ईयर का जो सेशन था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल सेशन में, उसमें यूक्रेन का डोमिनेंस देखा गया है। इस साल हमें इनडायरेक्टली यूक्रेन का डोमिनेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसपे बात की जाएगी या चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ जियो पॉलिटिक्स, जो कुछ चेंजेस आ रहे हैं जियो पॉलिटिक्स में और या फिर जियो इकोनॉमिक्स में, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। और डी ग्लोबलाइजेशन से कैसे हम री ग्लोबलाइजेशन पे हम आगे बढ़ सकते हैं या कैसे उसको री इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ कुछ इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट क्राइसिस या क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज, पॉसिबल रिसेशन, जो ग्लोबल रिसेशन की बात चल रही है कि अभी जो हम जिस समय में अब चल रहे हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं जितना भी इनकम लोगों को मिल रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब हम एक इन्फ्लेशन लेवल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो जो ग्लोबल इन्फ्लेशन हमें एक रिसेशन की तरफ लेकर के जा रहा है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ फ्यूचर ऑफ वर्क क्या होना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई सेक्टर्स में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, अभी उसको बाकी सेक्टर्स में भी कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। सो व्हाट शुड बी द फ्यूचर ऑफ वर्क, ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू रहेगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट पैंडेमिक के लिए हमें कैसे खुद को प्रिपेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी वर्ल्ड कहीं ना कहीं कोविड-19 के इश्यूज़ को लेकर के उसको झेल रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं परेशान है। कंट्रीज़ पे अभी भी कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा कि चाइना में किस तरीके से कोविड-19 के वेरियस वेरिएंट्स देखने को मिले, जिसका कहीं ना कहीं डर है बाकी कंट्रीज के ऊपर भी कि कहीं फिर से हमें वो सेम सिचुएशन देखने को ना मिले या फेस करने को ना मिले। सो कैसे हम खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं नेक्स्ट पैंडेमिक के लिए, और इसके साथ साथ वर्ल्ड में जो इमर्जिंग प्रॉब्लम्स है उसको कैसे टैकल किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर सीकिंग
कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसके बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चर्चा हो सकती है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी या इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे जिसको मैंने सोचा कि आज हम डिस्कस करें। तो आज के लिए बस इतना ही, इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे और नेक्स्ट न्यूज़ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।